हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Time taken to travel a certain distance of x kilometer at a speed of 40 kilometer per hour is 2 hours more than the time taken to travel x plus 20 kilometer at a speed of 60 kilometer। ठीक है, सो जो डिस्टेंस x किलोमीटर है उसको ट्रेवल करने में यानी कि 40 की स्पीड से ट्रेवल करने में 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। किससे? अगर हम x प्लस 20 की डिस्टेंस को कवर करते हैं कितनी स्पीड पर? 60 किलोमीटर की स्पीड पर। सो यहाँ पर हमको टाइम का डिफरेंस देखने को मिलता है। और टाइम कैसे आता है? टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा और इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स गिवन है। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहला। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 60 और 40 का एलसीएम 120। तो ये हो जाएगा 43 सा 3x माइनस ये हो जाएगा 2 देन x प्लस 20। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, सो 3x माइनस 2x माइनस 40 इक्वल टू 240। सो ये हो जाएगा 280। x की वैल्यू कितनी आ गई? 280। पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर। x प्लस 40 यानी कि 280 प्लस 40, सो दैट विल बी 320 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 320 डिवाइड बाई 40, सो दैट विल बी 8 आवर्स। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? सो इट विल टेक 8 आवर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper sold a table. A shopkeeper sold a table 20% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट 25% प्रॉफिट. ठीक है, सो टेबल और चेयर की बात हो रही है. यहाँ पे CP और SP का रेशियो हम निकाल लेते हैं. 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि कोई सी चीज़ 5x की होगी तो वो 6x में बेच दिया है. ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट 25% का है और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेच दिया है. अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग आइटम की बात हो रही है, यहाँ पर टेबल की और यहाँ पर चेयर की. ठीक है, सो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर यानी कि ये नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर यानी कि ये 4y इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल. ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल यानी कि 6x. सो 4y इज इक्वल टू 6x. सो यहाँ पर बेसिकली हमको y और x का रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 6:4, और हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा. ठीक है, सो अब क्या बोला गया है आगे? एंड द शॉपकीपर अर्न ओवरऑल प्रॉफिट फॉर 400. ठीक है, सो देन फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल टुगेदर. सो हम अगर x और y का रेशियो यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे हमको जो चेयर और टेबल की जो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है वो एक ही यूनिट में आ जाएगी, है ना. मतलब उनका सबका रिलेशनशिप बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे x और y का रिलेशन आपको पता है, x और y का रेशियो गिवन है. तो इनको सबको बना लेते तो CP और SP का रेशियो हो जाएगा ये 2. x की वैल्यू कितनी है? 2. तो 5 × 2 10 हो जाएगी और इधर 6 × 2 दैट विल बी 12, 4 × 3 दैट विल बी 12 और 5 × 3 दैट विल बी 15. सो ये हो गया टेबल का और ये हो गया चेयर का. टोटल SP कितना हो गया? टोटल SP 27 और टोटल CP 22. प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 यूनिट का. बट क्वेश्चन में तो बोला है कि प्रॉफिट 400 का हो रहा है. सो 5 यूनिट की वैल्यू 400 हो गई. ठीक है, सो यहाँ से क्या करते हैं हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80. पूछा क्या था? सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल. सम ऑफ द सेलिंग प्राइस क्या है? 27 यूनिट. 27 मल्टीप्लाई बाय 80. ठीक है, सो दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर. ठीक है, 8 7 60, सॉरी 8 7 56, 6 कैरी 5 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 5 21. ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा? 2160. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 7 days. ठीक है, 25 की परसेंट फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी कि 1 यूनिट ऑफ वर्क वो 7 days में कर रहा है ए. तो टोटल वर्क कितने में करेगा? 28 में. 4 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 28 days में वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेता है. वैसे ही बी कैन डू 2/7 ऑफ द वर्क, सेम वर्क इन 12 days. सो 2/7 ये कर रहा है 12 days में, यानी कि 2 यूनिट ऑफ वर्क 12 days में. तो 1 यूनिट ऑफ वर्क 6 days में करेगा और 7 यूनिट ऑफ वर्क यानी कि टोटल वर्क वो करेगा 42 days में. सो बी 42 days ले रहा है टोटल काम करने के लिए.
और ए 28 डेज टोटल काम करने के लिए दे रहा है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कैसे आएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। सो हम निकालेंगे 28 और 42 का एलसीएम हो जाएगा 84। कैसे निकाला, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 4 जा एंड 7 6 जा, नाउ 2:3। सो 3 में मल्टीप्लाई करो 28 का, या फिर 42 में 2 का आएगा, तो टोटल वर्क ही दैट इज 84। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द टोटल वर्क, ठीक है। पहले इनको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये एलसीएम आ जाता है, ठीक है। नाउ 84 डिवाइड बाई 28, तो 84 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो क्या आएगा 3। 84 डिवाइड बाई 42 दैट विल बी 2, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है, 3 यूनिट इन 2 यूनिट, ठीक है। सो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, 5 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। बट उन्होंने तो आगे बोला है कि ए और बी ने स्टार्ट किया था वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 12 डेज बोथ रिप्लेस बाय सी, ठीक है। तो ए और बी ने दोनों ने 12 दिन तक तो काम किया, यानी कि 5 यूनिट अगर एक दिन में हो रही है तो 12 दिन में कितने होंगे, 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो 84 है, तो बचा कितना 84 माइनस 60, तो बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है 24 यूनिट। और 24 यूनिट हम किससे करवा रहे हैं, ये वर्क हम सी से करवा रहे हैं, ठीक है। सो हु कंप्लीट, यानी कि सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। अगर सी रिमेनिंग वर्क 3 डेज में कर रहा है तो टोटल उसकी इफिशियंसी हो जाएगी 8 यूनिट। सी की इफिशियंसी कितनी होगी 8 यूनिट। नाउ फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर सी 8 यूनिट एक दिन में करता है और उसको टोटल वर्क 84 करना है तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दो 10.5 days. So option D is the correct answer for this one. Now let's move to the next question. Now a boat travel 400 kilometer downstream and 300 kilometer upstream in 40 hours, ठीक है। So 400 kilometer downstream यानी कि V plus S and 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि V minus S की स्पीड से 40 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। इफ़ डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी कि V plus S इज़ 4 more than, ठीक है, 4 more than अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि V minus S, तो V तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर S ये माइनस का इधर आएगा तो ये 2S हो जाएगा, 2S इक्वल टू 4, यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो 2 है, तो हम 2 से इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब हमको V निकालना है, ठीक है। सो देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि V प्लस S, और S की वैल्यू तो 2 है। अब हमको सिर्फ V की वैल्यू चाहिए टोटल टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, V की वैल्यू को अज्यूम करते हैं। मुझे कोई सा ऐसा नंबर चाहिए V का जिसमें मैं अगर 2 ऐड कर दूँ तो वो 400 को डिवाइड कर दे, और अगर उसी नंबर में मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो 320 को डिवाइड कर दे, और उन दोनों का सम मुझे 40 मिल जाए। तो ऐसा तो एक ही नंबर पॉसिबल लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू को 18 रख देती हूँ, ठीक है। सो 18 + 2 हो जाएगा, 18 + 2 यानी कि 20, और अगर मैंने यहाँ 20 लिया तो यहाँ मुझे 20 मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद में, और अगर मैंने यहाँ पर 18 लिया तो 18 - 2, सो दैट विल बी 16, और 16 2 सा 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 मिल जाएगा, और 20 प्लस करूँगी तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 40, तो यानी कि V की वैल्यू कितनी आ गई 18। अगर V की वैल्यू यहाँ पर 18 पुट करती हूँ, 720 डिवाइड बाई 18 + 2 दैट विल बी 20, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे हम 72 को तो 36 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में 720 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 36 आवर लगेंगे बोट को। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। एक स्फेयर को एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। सो इफ रेडियस ऑफ द बोथ सॉलिड इज इक्वल, मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4πr², और मुझे रेशियो इसका किस में बताना है, टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr, r+h, यही होता है। अब यहाँ से हमको पता है कि r तो बराबर है ना, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल और रेडियस 1 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास आया
2r/r+h। अल्टीमेटली मुझे इनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एक स्फेयर को सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, मेल्ट किया गया है और उसको मोल्ड किया गया है, यानी कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसलिए हमको पहले फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। सो स्फेयर का वॉल्यूम अभी तो मैं बता देती हूँ, दैट इज 4/3πr³ ये होता है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हाइट अगर मिल जाती है मुझे, तो रेडियस तो बराबर है, बस हाइट ही चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हमने r² तो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ r बचा, पाई से पाई ऑल्सो कैंसिल, सो दैट इज 4/3 r इज इक्वल टू h। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 इंटू r। सो बस यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू, सो r प्लस 4/3 r। सो इफ़ यू सॉल्व दिस विल गिव यू 3, देन 3r प्लस 4r 2r। सो यहाँ से मुझे ये 6r मिल जाएगा और यहाँ से 7r। रेडियस तो कैंसिल, 6:7 क्या आ गया, इनका रेशियो, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। yes or no? So this is how we can solve these questions. So total surface area से हमको ओके सो टोटल सरफेस एरिया से हमको स्फेयर का एरिया बताना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू टोटल सरफेस एरिया, नहीं सही है। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस के स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ये 6:7 इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा होता कि एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू स्फेयर, तो आंसर होता 7:6, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ thank you for watching everyone. This was the last question of the day. I hope you like it. Please like, share.